तो आइए अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है विजय सुदर्शन बैच में। ठीक है, तो आगे का टॉपिक हमारा अब तक का जहां हुआ उसके आगे हमको देखना है अक्षीय स्थिति। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के लिए डेरिवेशन करना है अक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय पर और बल आघूर्ण का। ठीक है, इसको करने के पहले जो हमारा टॉपिक था ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इस पे हम एक क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है क्वेश्चन, ये एक आवेश है, यहाँ पे 1.5 माइक्रोकूलम का -1.5 माइक्रोकूलम का स्थिति दी गई है, इसकी भी स्थिति दी गई है, बताना क्या द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण व दिशा बतानी है। ठीक है, तो हम जब द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण, तो द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण का अगर सूत्र की बात की जाए तो क्या होता है? आवेश गुणे बीच की दूरी। ठीक है, आवेश गुणे बीच की दूरी। तो आवेश कितना है? आवेश है 1.5 माइक्रो 10⁻⁶। बीच की दूरी कितनी है? तो यहाँ से देखा जाए दूरी, ये -2 ये +2 मतलब कि 2 2 4, ये दूरी होगी कितनी? 4 मिलीमीटर 10⁻³ हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये 15 चौके 60, तो 6.0 10 कितना? 63 -9 गुलाम मीटर। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो अब लेकिन और पूछा है, क्या पूछा है? दिशा। दिशा के लिए हमने बताया था दिशा के लिए क्या करना है। दिशा के लिए दिशा क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव द्विध्रुव आघूर्ण की होती है क्या? दिशा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जिस टॉपिक का नाम क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव के डेरिवेशन है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र। पहला क्या? अक्षीय स्थिति के लिए पूछा गया 2011 में, 12 में, 14 में, 16 में, 17 में, 20 में और 22 में। इतने बार पूछा गया है, मतलब कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बोर्ड के पर्पज से बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। तो आइए इस डेरिवेशन को देखते हैं और इस डेरिवेशन में को सॉल्व करते हैं। इसका तरीका क्या है? एकदम आसान तरीके से देखते हैं। मान लिया हमने कि ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, जिसके इधर -q आवेश है, इधर क्या है? +q आवेश है। बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी 2a है। ठीक है, और उसके बाद ये हो गया इनका मध्य बिंदु, बीच की दूरी पूरी 2a, इसका मतलब ये हो गया a, ये वाला भी क्या हो गया? दूरी a हो गई। अब अक्षीय स्थिति का मतलब क्या है? अक्षीय स्थिति का मतलब क्या है? ऐसी रेखा जो दोनों आवेशों को मिलाएगी अक्षीय रेखा कहलाती है। ये हो गई हमारी अक्षीय रेखा। इसी अक्षीय रेखा पे मान लिया केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु है, एक पॉइंट है P, उस P पॉइंट पर निकालना क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, अब वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। निकालने के लिए काम करते हैं, क्योंकि हमको पता है ये बात, अब हम डिराइव कर चुके हैं कि बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? KQ/r²। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, तो वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हमको करना क्या है? इस पूरे निकाय जिसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव, जिसमें 2 आवेश हैं, के कारण हमको बताना है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र बताना है, काम करते हैं कि 2 आवेश ही तो हैं, एक बार इससे कारण निकाल लेते हैं, एक बार इससे कारण निकाल लेते हैं। तो निकालते हैं, बस पहले शुरू में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे कि माना हमारा वैद्युत द्विध्रुव जिसके दोनों आवेश हैं Q, मतलब जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ऐसे लिखिए, माना जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव जिससे केंद्र O से r दूरी पर अक्ष पर एक बिंदु है P, वहां हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो फिर से सुन लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना क्या है? वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो डेरिवेशन करने चल रहे हैं। इस डेरिवेशन में लिखेंगे कैसे? पहले ये लिखेंगे, माना हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, जिसमें आवेश Q है, बीच की दूरी 2a है। इसके केंद्र से O से r दूरी पर अक्ष पर एक बिंदु P पर निकालना है वैद्युत क्षेत्र। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या लिखेंगे? सबसे पहले, क्योंकि हम एक एक करके हमको निकालना है इस पूरे निकाय के कारण, पहले इसका निकालते हैं फिर इसके कारण निकाल लेते हैं। तो -q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र, P पर वैद्युत क्षेत्र E1 कितना होगा? तो फॉर्मूला क्या था? KQ/r क्या था? आवेश से बिंदु की दूरी, तो यहां से यहां तक की दूरी, ये r ये a, तो कितना हो गया? r+a, तो r+a का होल स्क्वायर। उसके बाद निकाल लेते हैं +q के कारण, तो +q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? E2, मतलब क्या? ये हो गया, आवेश का मान ही रखना है, चिन्ह नहीं, KQ, और यहां से यहां तक की दूरी ये r है, ये a है, ये r है, ये दूरी r, ये दूरी a, तो r में से ये एक निकाल देंगे, यही बचेगा, तो हो जाएगा क्या? r - a का होल स्क्वायर। हमने मान तो लिख लिया, लेकिन कुछ दिशा भी चाहिए, क्योंकि
सदिश राशि है, सदिश राशि दिशा के लिए क्या करें, क्योंकि हम जानते हैं नेगेटिव आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, अंदर की ओर, तो कह सकते हैं इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो होगा अंदर की ओर E1, और पॉजिटिव के कारण वैद्युत क्षेत्र E2 होगा, वो कहाँ होगा, बाहर की ओर, ये हो गया E2। ठीक है, एक हो गया अंदर की ओर, एक हो गया कहाँ, बाहर की ओर। अब इसमें आगे चाहिए क्या हमको, तो चाहिए P पर नेट वैद्युत क्षेत्र, नेट वैद्युत क्षेत्र चाहिए। तो नेट वैद्युत क्षेत्र चाहिए तो क्या करें, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में, सदिश करनी है हमें कि डायरेक्ट जोड़ते नहीं है, हाँ, लेकिन अगर अगर जोड़ना होगा तो फॉर्मूला अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उसी फॉर्मूले से हमको समझ में आता है कि कई दिशा में तो डायरेक्ट जोड़ सकते हो, विपरीत है डायरेक्ट घटा दो, तो घटा लिया जाए। तो घटाने के लिए बड़े में से छोटा घटाते हैं, तो देखो E1 E2 में बड़ा कौन है, क्योंकि इसका हर छोटा है तो E2 बड़ा है, तो हम क्या करते हैं E2 में से घटा लेते हैं क्या, E1। घटाने पर ये कितना हो जाएगा, E बराबर E2 कितना, के क्यू अंडर बटे अंडर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल ए माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और E1 क्या हो गया, के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब यहां से हम क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं किसको, तो E बराबर आ जाएगा के क्यू, उसके बाद 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया, तो E बराबर आ गया के क्यू, ये आ गया नीचे, लासा लेने पर r माइनस ए और r प्लस ए का होल स्क्वायर, और ऊपर ये यहाँ जाएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर, ये यहाँ जाएगा तो r माइनस ए का होल स्क्वायर, इतना बन गया है। ठीक है, होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर। अब इसके बाद ब्रैकेट को खोलते हैं, ब्रैकेट को खोलते हैं, तो ब्रैकेट को खोलने के लिए अलग पेज पे आ जाते हैं, तो क्या आया, आया E बराबर के क्यू, उसके बाद यहाँ पे आया है r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, नीचे r प्लस ए और r माइनस ए इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, यही तो आया था, तो r माइनस ए, r प्लस ए, r माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर लगा दें क्या, ऊपर यहाँ पे सिंपल a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के हिसाब से बन गया ये वाला क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसके बाद नीचे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ब्रैकेट खोल दिया जाए तो E बराबर के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra, माइनस अंदर ले जाओ, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ra बटे कितना, ये हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये यहाँ से कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल, ये बराबर आ गया के क्यू, ये दो और दो कितना आ गया, 4ra। ठीक है, नीचे आ गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना बना। अब एक चीज यहाँ पे ये है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए चित्र में, अब तो इसमें E1 आ गया, E2 आ गया, अब हमको चाहिए नेट वैद्युत क्षेत्र। नेट वैद्युत क्षेत्र चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दिशाएं देखनी पड़ेगी, दिशाएं तो एक दिशा में है नहीं, डायरेक्ट कर लेते, विपरीत घटा देते, लेकिन यहाँ तो एंगल पे, तो हमको ये एंगल चाहिए होगा। अब हमको एंगल थोड़ी पता है, तो मान लेते हैं कि जो ये वाला एंगल है हमारा, ये वाला एंगल हम मान लेते हैं कि थीटा है, तो सिमेट्रिक कारण ये भी क्या होगा, थीटा। अब हम एक आसानी के लिए, अपनी आसानी के लिए काम करते हैं, यहाँ से इसी के समांतर की रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, रेखा खींच लिए, तो अगर ये एंगल थीटा है तो एकांतर की वजह से ये एंगल भी क्या आ जाएगा, थीटा, और इसके ये संगत होगा क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो अब ऐसा करने का फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि ये E1 है, तो E1 का इधर घटक क्या आ जाएगा, E1 cos थीटा, इसका इधर घटक क्या आ जाएगा, E2 cos थीटा। ठीक है, E1 cos थीटा, E1 cos थीटा। और E2 की जो बात की जाए, E2 की बात की जाए तो E2 के लिए E2 का इधर घटक क्या हो जाएगा, क्योंकि थीटा एंगल इधर है तो आ जाएगा E2 cos थीटा, इधर घटक क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा। ये हो गए इसके घटक। कैसे करते हैं घटक, तो घटक के लिए देख लो, अगर कोई भी वेक्टर है, मान लिया हमने ए, ये cos थीटा है, तो इसका इधर घटक होता है a cos थीटा, इधर वाला हो जाएगा a sin थीटा। तो कोई भी सदिश है उसका थीटा वाले दिशा में घटक करेगा cos थीटा, और दूसरी तरफ कर जाएगा a sin थीटा। उसी हिसाब से हमने किया E1 का, जो थीटा वाले पे
थीटा कॉस वाला घटक कर दिया, अपोजिट साइड कर दिया साइन वाला। E2 का थीटा की तरफ कर दिया कॉस वाला और दूसरी साइड कर दिया साइन वाला। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, पहली बात तो दोनों मान को देख के पता चल रहा है कि E1 और E2 क्या है, बराबर है। E1 E2 बराबर, ठीक है। एक मिनट, थोड़ी सी गड़बड़ी है, इसको सही कर लेते हैं। हम गलती से यहाँ पे हो गया है ये कॉस, कॉस थोड़ी रहेगा, यहाँ पे रहेगा साइन। तो ये इसको बेटा देते हैं, सही कर लेते हैं। तो ये बन गया इस E1 का इधर घटक E1 cos, अपोजिट साइड जाएगा E1, अपोजिट साइड जाएगा E1 sin थीटा। E2 का इधर घटक आया E2 cos थीटा, उसी तरफ आया E2 sin थीटा। अब E1 E2 बराबर है, साइन तो दोनों में है, इसका मतलब दोनों घटक क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ठीक है, तो दो सदिश थे, उनके हमने घटक किए तो दो दो वर्ग हुए, तो वो कुल हो गए कितने, 4। इसका हो गया एक ये और इसका हो गया एक ये और एक ये, दो कट गए, दो बचे, लेकिन दो बचे एक ही दिशा में आ गए। तो अब एक ही दिशा में आ गए, उसको तो हम जानते ही हैं कि एक दिशा में है, तो नेट वैद्युत क्षेत्र के लिए क्या करो, डायरेक्ट उनको जोड़ो। तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो यहाँ से E1 E2 को E1 बराबर है, तो लिख सकते हैं क्या, E1 cos थीटा, और इसको लिख सकते हैं क्या, E1 cos थीटा, क्योंकि E2 बराबर है तो कितना आ गया, 2E1 cos थीटा। अब वैल्यू रख देते हैं, तो 2E1 का मतलब क्या, KQ, यहाँ रूट से स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू क्या, cos थीटा। अब एक काम करते हैं, 2KQ बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर cos थीटा, इस ट्रायंगल से निकाल के रख देते हैं cos थीटा, जो कि क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ये थीटा है तो ये बनेगा लंब, ये 90 है तो ये बन जाएगा कर्ण, नीचे वाला क्या बनेगा, आधार, जो कितना है, ए है, और ये हो गया आधार, कर्ण है ये वाला, तो अंडर रूट कितना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आया के इंटू 2a इंटू क्यू, एक साथ कर लिया, नीचे आर प्लस ए स्क्वायर का रूट है, मतलब आर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ, ये पावर हाफ, ये पावर कितनी है यहाँ पे, एक है, तो हाफ और एक 1.5 हो जाएगा, मतलब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, इतना बना। अब यहां से वही बात फिर से कि क्या, यदि आर बड़ा है किससे, ए से, तो आर स्क्वायर भी क्या होगा, ए स्क्वायर से बड़ा होगा। ठीक है, मतलब कि अगर ये दूरी बहुत ज्यादा है, ये दूरी बहुत कम है, तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर से बहुत बड़ा होगा, तो आर स्क्वायर से हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, तो बचेगा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कटेगा तो बचेगा आर क्यू, तो हो गया ये हो गया ई बराबर के, और ये क्या होता है, P, नीचे क्या आया, आर क्यूब, तो KP बाई आर क्यूब, ये हो गया। वो क्या रखे थे, 2KP बाई आर क्यूब, वो था 2KP बाई आर क्यूब, ये है KP बाई आर क्यूब। दो कमला पसंद रजनीगंधा थी, यहाँ पे एक कमला को पसंद रजनीगंधा थी, एक कमला पसंद कम हो गया है। अब सदिश की बात करें, तो सदिश की बात करें, इसका सदिश वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो हो जाएगा E वेक्टर बराबर KP, ही तो सदिश है, बटे आर क्यूब, लेकिन यहाँ माइनस का है, ध्यान से खुद ही देखो, ये माइनस आवे से प्लस आवे से P होगा माइनस से प्लस, और नेट वैद्युत क्षेत्र इसी दोनों को जोड़ने की वजह से है, मतलब कि नेट वैद्युत क्षेत्र इधर की तरफ ही होने वाला है, तो ये नेट वैद्युत क्षेत्र P के विपरीत है, इसलिए यहाँ पे लगा दिया क्या, हमने लगा दिया माइनस। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इसी पे आगे बढ़ते हैं, तो अगला डेरिवेशन है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम मान लेते हैं कि एक समान यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, एक समान हमारा है वैद्युत क्षेत्र, इस वैद्युत क्षेत्र में हमने क्या रख दिया है, एक वैद्युत द्विध्रुव, जिसका यहाँ पे आवेश कितना है, यहाँ पे आवेश है -q, यहाँ पे आवेश है +q। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 2a है। अब है क्या, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र एक समान होगा, मतलब की रेखाएं समांतर होगी, गैप बराबर होगा, तो वैद्युत क्षेत्र एक समान है, इसमें रखा गया है वैद्युत द्विध्रुव, उस पर क्या निकालना, बल आघूर्ण का व्यंजक निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे, माना कि वैद्युत क्षेत्र एक समान है, ई, उसमें हमने रखा है वैद्युत द्विध्रुव को, ठीक है, जिसमें आवेश q है, बीच की दूरी क्या है, 2a है, और इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो कितना है, द्विध्रुव आघूर्ण है P वेक्टर, द्विध्रुव आघूर्ण हो गया हमारा ये
P वेक्टर। और एक बात यहाँ पे कि जो हमने मान लिया है कि P और ये E की दिशा, P और E के बीच का कोण कितना है, थीटा है। ठीक है, अब हमको, क्योंकि हमने ये चीज, अब आगे बढ़ते हैं तो हमको ये चीज पता है कि अगर किसी भी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, याद करो चित्र ये वाला, कि अगर वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे है E, आवेश रखा जाए Q, तो बल कितना लगता है, QE, धन होने पर दिशा में, ऋण होने पर विपरीत दिशा में। ठीक है, ये चीज लगा देते हैं यहाँ पे, धन आवेश पर बल लगेगा कहाँ, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, QE। ठीक है, ऋण आवेश पर बल कहाँ लगेगा, विपरीत दिशा में, कितना लगेगा, ये लगेगा Q इंटू E। तो वैद्युत द्विध्रुव समझो ऐसे है, एक बल यहाँ लग रहा है, एक बल यहाँ लग रहा है, दोनों बल के मान क्या है, बराबर, दिशाएं इसकी इधर है, इसकी जस्ट विपरीत है इसके, इसका मतलब हम कह सकते हैं दोनों पे लगने वाला बल क्या है, बराबर, दिशाएं विपरीत है, तो नेट बल होगा शून्य। तो चूंकि माइनस क्यू व प्लस क्यू पर लगने वाले वैद्युत बल समान व विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है, इसलिए क्या होगा, विपरीत दिशा में है, इसलिए ऐसे लिख दो, द्विध्रुव पर नेट बल होगा 0। नेट बल हो जाएगा क्या, नेट बल हो जाएगा 0। अच्छा, नेट बल तो 0 हो गया, लेकिन अब ऐसे समझो ना कि नेट बल 0 है, इस पे बल इधर लगा जितना, उतना लगा इस पे इधर, मान बराबर, लेकिन दिशा इसकी इधर है, इसकी इधर विपरीत है, तो इनका बल का, इन दोनों बल का नेट तो हो गया 0, लेकिन ये इधर लेके भागना चाहेगा, ये इधर, तो ये क्या करेगा, ऐसे घूमेगा, रोटेट होगा, तो यहाँ पे आएगा बल आघूर्ण। तो बल तो 0 है, लेकिन इनका इम्पैक्ट घूमने वाला पड़ेगा, तो इसका मतलब इनका बल आघूर्ण, ठीक है, इनका जो होगा बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण जिसे बोलते हैं टाउ, वो 0 नहीं होगा। तो कितना होगा, तो टाउ का फॉर्मूला होता है, 11th में आपने पढ़ा होगा, क्या, टाउ बराबर एफ आर वेक्टर। एफ क्या है, बल है, तो दोनों के बल कितना लग रहा है, क्यू इंटू ई, बल कोई भी लिख दो, तो बल तो क्यू ही है। आर परपेंडिकुलर पे ध्यान देना, आर परपेंडिकुलर क्या है, आर परपेंडिकुलर है क्या, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, जैसे एक बल यहां लगा, एक बल यहां लगा, दूरी ये नहीं है, यह दूरी वहां नहीं रखनी, क्योंकि लंबवत दूरी का मतलब क्या है कि ऐसी दूरी जो दोनों बल पे, इस पे और इस पे लंबवत हो, तो ये हो गया ऐसे कुछ। अगर हम यहां से क्या करें, यहाँ इसके समांतर रेखा खींची और यहां से हमने डाल दिया लंब, तो यहां से हमने डाल दिया इसके ऊपर, एक सेकंड, यहां पे हमने डाल दिया इसके ऊपर लंब, ठीक है, ये हो गया लंब। तो ये 90 है, ये भी क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, क्योंकि ये रेखा समांतर, यहाँ से लंब डाले थे 90, ये भी 90, तो इसका मतलब ये दूरी है, इस वाले बल पे भी लंबवत है और इस वाले बल पे भी क्या है, लंबवत। ठीक है, अब यही हमको दूरी चाहिए, तो ये दूरी निकालने के लिए क्या करें, इस त्रिभुज में आ जाए, अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, इस त्रिभुज में लगा देते हैं क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो क्या हो जाएगी, लंब, जो कि ये है लंब, और यही हमारा आर परपेंडिकुलर है, बटा कर्ण क्या है, थीटा 90 के सामने भुजा, जो कि कितनी है, 2a है, यहाँ से लंब जो है वो कितना आया, 2a साइन थीटा, और लंब भी तुम्हारा क्या है, आर परपेंडिकुलर, तो आया 2a साइन थीटा, यही वैल्यू वहां रखा जाए तो कितना आ जाएगा, 2a साइन थीटा। तो टाउ बराबर क्या आ गया, 2a क्यू इंटू ई इंटू साइन थीटा। तो टाउ बराबर ये क्या हो गया, 2a क्यू, मतलब कि वही है p ई साइन थीटा। ये आ गया हमारे बल आघूर्ण का सूत्र। ठीक है, अब इसको अगर सदिश रूप में लिखें तो लिख सकते हैं कि टाउ सदिश राशि है, तो टाउ वेक्टर बराबर क्या, p क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है, और बहुत बार क्या करता है, एक चीज यहाँ पे बहुत बार पूछता है, अधिकतम बल आघूर्ण। तो अगर टाउ अधिकतम चाहिए तो पहली बात होगा अधिकतम कब, जब क्या होगा, हमारा साइन थीटा होगा मैक्सिमम, और मैक्सिमम कितना होता है, वो 1 होता है। ठीक है, तो उस केस में टाउ मैक्सिमम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा p इंटू ई। एंगल पूछा जाए तो कितने के एंगल पर, 90 के एंगल पर। ठीक है, अब इसी में एक सवाल है, इसी पर एक सवाल है, वो सवाल को भी देख लेते हैं। तो
बाय गोले को स्क्वायर वैल्यूशन की तीव्रता देते हैं। बाय बिंदु की बात की जाए तो क्या है, E बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर। सतह की बात की जाए E बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर। बस यहाँ दूरी होगी, यहाँ पे क्या होगी यार, त्रिज्या होगी। ठीक है, अब इसका हम दें हैं तो अगले लास्ट केस में, जो कि लास्ट केस है इसका आंतरिक बिंदु के लिए। ठीक है, आंतरिक बिंदु के लिए देखते हैं कि आंतरिक बिंदु के लिए क्या होगा। तो उसके लिए यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं अपना चित्र। ठीक है, तो आंतरिक बिंदु के लिए हमारा जो बिंदु है वो मान लिया केंद्र से आर दूरी पर यहाँ निकालना, इस पे ना अंदर के आर बिंदु जो हमारा है गोले के अंदर है, आर दूरी पर यहाँ है, इस पे निकालना। तो मैं गोला यहीं से पास कर दिया, मैं गॉस उत्तर ये हो गई। तो गॉस इक्वल में फाइव यहाँ पर क्या, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सब कुछ वही जाएगा, ई डी ए कॉस कितना 0 बराबर क्या, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर यहाँ से क्या ई इंटीग्रेशन ये कॉस 0 हो गया, डी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्यू क्या होता है, क्यू बटा अंदर का, उसके अंदर वापस सही नहीं है तो 0 बटा एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर क्या आ गया, ई बराबर आ गया 0। तो अब अंदर याद रखें, अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0 की ऐसे एक रखो, अंदर में आगे से नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0। ग्राफ की बात करें, ग्राफ इसकी बात करें तो यहाँ पे ग्राफ जो होगा, ग्राफ इसका हो जाएगा कुछ इस तरह से। अगर हम कर रहे हैं केंद्र है, इधर हम कर ले रहे हैं दूरी, इधर ले रहे हैं वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे दूरी कितनी, 0 पे 1 2 3 4 5, कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो जाएगी, त्रिज्या, गोले की त्रिज्या। ठीक है, तो गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र क्या है, 0 है। तो ग्राफ आएगा नीचे। सतह पे कितना था, सतह पे कितना था, सतह पे था के क्यू बाई आर स्क्वायर। सब कुछ यहाँ पे फिक्स वैल्यू है, इसका मतलब सतह पे क्या होगी, फिक्स वैल्यू होगी, क्योंकि होगी कितना, के क्यू बटे आर स्क्वायर, ये होगी सतह के लिए। बाहर के लिए क्या बात की है, बाहर के लिए आउटसाइड की बात क्या थी, ई बराबर के यू बटे आर स्क्वायर, तो मतलब एस हो जाएगा, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये हो गया इसका ग्राफ। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे पहले सूत्र की समाप्ति हो रही है और आपको हम 2 क्वेश्चन में छोड़ के जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन आंटी होमवर्क है, सोचो मत देखिएगा, पहले क्वेश्चन करिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि व्यास आना है, त्रिज्या नहीं है और सिग्मा इसका बोलेगा, सिग्मा है इतना। ठीक है, सिग्मा इतना है। तो गोले पर कुल आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, गोले पर कुल आवेश ज्ञात करना है और दूसरा गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। ठीक है, हाँ, वो कुल निर्गत वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया गोले वाला, तो एक क्वेश्चन ये करना है और उसके बाद एक क्वेश्चन और देखेंगे जो अभी बीच में कहते हैं कि बाद में देखते हैं गॉस वाला, वो वाला भी आप होमवर्क करके रखिएगा। अगली क्लास में उसको डिस्कस करते हैं पहले। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन हमारा, ये कि एक प्लेट है ना, एक प्लेट है जिसकी भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इससे ना इस प्लेट से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम का क्या रखा गया है, आवेश रखा गया है। इस मतलब इससे गुजरने वाला हमको वैद्युत फ्लक्स क्या ज्ञात करना है, परिमाण ज्ञात करना है। ठीक है, परिमाण ज्ञात करके रखिएगा, मतलब दोनों क्वेश्चन करके रखिएगा। पहले अगली क्लास में हम क्या करेंगे, इन दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद अगला चैप्टर हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है क्या, अस्थिर, जिसका नाम है वैद्युत विभव व धारिता। और कोशिश करेंगे उसको एक ही ज्यादा 2 वीडियो में कंप्लीट करने की। ठीक है, कमेंट करिएगा, बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको क्या दिक्कतें हुई, या फिर अगर टॉपिक में क्या दिक्कतें हैं, टॉपिक में जो आप पहले चाहिएगा कमेंट में आप बताइएगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे से धन्यवाद।